हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम इसके यूनिट 5th स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। हम देख रहे थे कि हमारे जो सब्सटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो हमने कल ये देखा कि जो पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो आती कहाँ से है। तो हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब वहाँ पर चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है मतलब करंट है। तो जहाँ करंट होती है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ करंट होता है। अब हमने देखा कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मोशन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी उसमें जो करंट फ्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड करंट या एटॉमिक करंट। और उसके कारण हमारे पास पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं और उसको हमने डिटेल में देख लिया। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हम देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास चुंबकन तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ये क्या होती है? ये होती है पर यूनिट एरिया, किसी पदार्थ के पर यूनिट एरिया में उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य, पॉलरिटी और ध्रुव सामर्थ्य प्रोड्यूस्ड एट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो जैसे हम डाइपोल मोमेंट के लिए पढ़ते थे कि किसी एक पोल पर चार्ज इनटू लेंथ, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली मैग्नेटिक में उल्टा चलता है, क्यू की जगह पोल पर चार्ज की जगह क्या होती है? पोलरिटी, ध्रुव सामर्थ्य। तो m इनटू लेंथ होती है। यहाँ ये डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू एल। म्यू इज इक्वल टू एम एल। तो यहां पर हम इसे क्या लेंगे? म्यू अपॉन एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गई? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और इसकी भी यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में चुंबकन तीव्रता। सेकंड हम डेफिनेशन देख रहे हैं, एक होती है चुंबकीय पारगम्यता, जिसे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये क्या होती है? म्यू। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ नहीं है, ये किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो आपको बताती है, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एन पोल से एस की ओर फील्ड लाइंस को शो करता है। मतलब एन से बाहर जाती हुई और एस में प्रवेश करते हुए हम फील्ड लाइंस बताते हैं। तो ये म्यू जो प्रॉपर्टी है ये बताती है कि इन बल रेखाओं का जो पाथ है वो कितना स्मूथ होगा। पाथ की स्मूथनेस को बताती है कौन? परमिएबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। से क्वेश्चन भी आता है, ससेप्टिबिलिटी काई से रिप्रेजेंट करते हैं। काई क्या है आपके पास? आपको पता है कि जो भी हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। एच क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। एक तो होता है हमारे पास बी, जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। एन से एस की ओर बल रेखाएं निकलती हैं और इस स्थिति में यहाँ जो आसपास ये फील्ड बना है इसको क्या कहते हैं हम? बी। अब इस बी में अगर मैं बाहर से कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं लाकर और उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड हो जाती हैं,
तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी। किसी पदार्थ में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं काई। तो काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच, दैट इज काई इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर, इसका भी मात्रक एम्पियर पर मीटर। तो काई कैसी है? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो काई कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है और ये आई और एच के रेशियो को डिफाइन करती है। अब हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काई का मान नेगेटिव होता है, काई का मान नेगेटिव होता है। दैट इज ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं ये सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान धनात्मक होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो और ये नेगेटिव है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काई लेस देन 0। ठीक है, इन पदार्थों के लिए ये पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ। इनके लिए काई का मान हाईली पॉजिटिव होता है और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी को शो करने वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, क्यूरी ताप या क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने जो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, इनके लिए काई के मान को प्रदर्शित करने के लिए एक लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूरीज लॉ। और इनके अनुसार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई अनुचुंबकीय पदार्थ की ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो काई इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। इस सी को क्या बोलते हैं हम? क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरी का नियतांक। ये कांस्टेंट और ये सब, ये लो, ये हमें इस यूनिट में यही प्रूफ करने हैं। इसके लिए क्यूरीज लॉ प्रूफ करना है, इसके लिए क्यूरी वायस का लॉ प्रूफ करना है, और इसके लिए शो करना है कि काई डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ये कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली क्यूरी वायस लॉ, अब ये क्या बताता है आपको? क्यूरी वायस का नियम कि काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। ये तो टी के और ये टी माइनस टी सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। यहां भी सी क्या है? क्यूरी नियतांक। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं। क्यूरी वायस के लॉ में अभी हमने एक टेम्परेचर को इंड्यूस किया था टीसी। तो वो टीसी क्या है?
Tc को अगर हम देखें तो इसे हम बोलते हैं क्यूरी ताप। क्यूरीज टेम्परेचर Tc, ऐसा ताप जिस पर अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। फेरोमैग्नेटिक मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं हम, टीसी। टीसी वाला जो रूल है वो है किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। पर इस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देता है और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज रह जाती है, पैरामैग्नेटिक। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्यूरीज ताप। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इन प्रॉपर्टीज को बता दिया। अब इस आधार पर हम वापस सब्सटेंस को क्लासिफाई करने वाले हैं इन तीनों कैटेगरीज में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हुई हमारे पास, एक तो पैरामैग्नेटिक, एक होती है हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक, और एक होंगी हमारे पास में डाईमैग्नेटिक। पैरा वाले को हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, फेरो वाले को लोह चुंबकीय बोलते हैं, और डाईमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। ठीक है, फिर फेरोमैग्नेटिक भी आपके पास तीन टाइप की होंगी। एक तो सरल लोह चुंबकीय, सरल लोह चुंबकीय पदार्थ, सिंपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड होंगी आपके पास प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट ये होते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, या इसको फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। फेरी, डायरेक्टली फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इस आधार पर ये तीन टाइप के होंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों की। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में the substance which having unpaired electrons in outermost orbit, जिनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल ये एक उपकोश ले लिया मैंने, इसके बाह्यतम कोश में ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थों में। अनुचुंबकीय पदार्थों में 0 केल्विन टेम्परेचर पर सबके पास खुद का फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हर एक परमाणु का खुद के पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि कल हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे, दैट इज करंट होगी, करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो 0 केल्विन पर सभी परमाणुओं के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, किसी के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, सबके मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन म्यू अलग अलग है। तो इस स्थिति में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है, 0।
तो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक मोमेंट को शो नहीं करते, पर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करें या हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो यहाँ हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी, इस डायरेक्शन में, बी एक्सटर्नल। तो इस स्थिति में क्या होगा, सभी के मैग्नेटिक मोमेंट इसी की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने के प्रयास करते हैं। इसीलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, म्यू का मान बढ़ जाता है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मैग्नेटिक मोमेंट को शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इन सब्सटेंस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इधर लिख देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में एक तो आते हैं हमारे पास दुर्लभ मृदा समूह के आयन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक आते हैं हमारे पास एक्टिनाइट एलिमेंट्स, और एक आते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सब किस में आते हैं? अनुचुंबकीय वाली कैटेगरी में। सेकंड हम देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, इसमें भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देख लेते हैं हम साथ में। अनुचुंबकीय पदार्थों में जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो ग्रेटर देन होता है B नॉट से। B क्या है? B क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक इंडक्शन, और B नॉट कब है? मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में है। तो वैक्यूम की तुलना में, मतलब निर्वात की तुलना में माध्यम में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा होता है। सेकंड, इसके लिए काई का मान क्या होता है? अल्प धनात्मक, काई ग्रेटर देन 0 होता है, और इसीलिए चुंबकीय पदार्थों को अट्रैक्ट करता है। थर्ड, चुंबकीय पारगम्यता म्यू का मान ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्मूथ होती हैं। और फोर्थ, इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज काई इज इक्वल टू C/T। तो ये क्यूरी के नियम को फॉलो करता है, क्यूरीज लॉ, फॉलो क्यूरीज लॉ। ठीक है, ये हमने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सेकंड है हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनमें भी बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं पैरामैग्नेटिक की तुलना में। तो यहाँ पर बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। वापस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, करंट का मान ज्यादा होगा। जहां करंट ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो सभी के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होते हैं? अनअरेंज। लेकिन इनमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इनमें क्या होता है? परमाणुओं में आपस में ही इंटरेक्शन होती है। नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, अन्योन्य क्रिया। इस इंटरेक्शन के कारण इनमें आणविक क्षेत्र पैदा हो जाता है, मॉलिक्यूलर फील्ड, मतलब अणु बनते हैं और वो भी अपना अपना एक फील्ड बना लेते हैं। इस मॉलिक्यूलर फील्ड के कारण इनमें स्वचुंबकत्व, सेल्फ मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है।
ठीक है। सेल्फ मैग्नेटाइजेशन की इस प्रॉपर्टी के कारण इनमें खुद के ही डोमेन बनते जाते हैं और इन डोमेनों के कारण इनमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। अब देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले मैं एक सब्सटेंस ले रही हूं, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, जीरो है, बाहर से अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपस में इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इंट्रैक्शन से क्या होगा, जिनके अभी हमने जैसे पैरामैग्नेटिक में देखा था, सबके मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में थे। तो ये क्या है, समझदार है, ये क्या करते हैं, जैसे इनका मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड साइड है तो ये एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, इनका मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड है, ये एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, और जिनका बिल्कुल अलग डायरेक्शन में वो एक तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन को चुन के अपना अपना मॉलिक्यूलर फील्ड बना लेते हैं। तो इनमें सेल्फ मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि खुद से मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे अपने अपने फील्ड में अलग अलग, ठीक है। और इस जो फील्ड बनाया इन्होंने अलग अलग, इन्हें ही क्या कहते हैं हम, डोमेन। ये डोमेन बहुत छोटे होते हैं, एक डोमेन वैसे सुई की नोक के बराबर होता है और उसमें लगभग 10⁻23 से भी ज्यादा एटम्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इनमें करोड़ों परमाणु एक सुई की नोक के बराबर इतने एरिया में आ जाते हैं, इतना वैल्यू होता है इस डोमेन का, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बी एक्सटर्नल अभी 0 है। अब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन अगर हमने ये दी है तो सभी क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिक मोमेंट को इसी की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, ये वाले भी इसी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, तो ये यहाँ से कम हो जाएगी वैल्यू, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप देख सकते हो धीरे धीरे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सबका एक दूसरे से रिवर्स हो रहा था तो 0 हो गया था टोटल, पर यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा सभी का मैग्नेटिक मोमेंट इसी के डायरेक्शन में इंड्यूस होता जाएगा। तो ये इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, डोमेन्स। अब इस आधार पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी 3 टाइप के होते हैं, हमने देख लिया था, सिंपल फेरोमैग्नेटिक, सेकंड था आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, और एक था फेरी मैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें क्या होता है, ऐसे परमाणु जिनके ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी बात कर रहे हैं हम, जिनमें दोनों या सभी इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण हैं, स्पिन हैं, वो एक ही डायरेक्शन में और समान परिमाण के होते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण और स्पिन एक ही डायरेक्शन में और समान परिमाण के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सरल लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल हैं फेरस, कोबाल्ट, निकल। सेकंड ले रहे हैं हम एंटी फेरो मैग्नेटिक, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रति में क्या होगा, परमाणुओं के चक्रण स्पिन परिमाण में तो समान लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास मैग्नीज एंड बिस्मिथ, और भी ले सकते हैं। इसी तरह से थर्ड फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, डायरेक्शन भी अलग अलग होती है और परिमाण भी अलग अलग, इसका ज्यादा मान लीजिए, इसका कम, ठीक है। स्पिन +½ होगी तो -1/4 ही रह जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, Fe3
O4। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से डिवाइड होते हैं। अब इनमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है वैक्यूम के। सेकंड, काई का मान ग्रेटर देन 0 होता है, हाईली पॉजिटिव। म्यू का मान 1 से बहुत ज्यादा होता है। फोर्थ, काई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस TC के। काई इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC। क्यूरी की जगह क्यूरी वायर्स के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है थर्ड, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड का बात ही नहीं करना, इनके बाह्यतम कोश में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं सभी अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस, ऑल इनर्ट। क्योंकि आपको पता है सभी अक्रिय गैसों के अष्टक हमेशा पूर्ण रहते हैं, बाह्यतम कोश में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड। ठीक है, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इनके अष्टक फुल रहते हैं, इसलिए ये किस कैटेगरी में आती हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में। इनमें भी वही इनिशियली सबके मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या होगा, 0, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो भी आपके मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसी के डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे, तो कुछ मात्रा में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करते हैं। इनके लिए आपके पास B लेस देन B नॉट होता है, for diamagnetic substances। एक तो B क्या होगा, लेस देन B नॉट होगा, मतलब वैक्यूम का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। काई लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होता है। थर्ड, म्यू का मान 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, थैंक यू।